कंचन नई नई ब्याह कर ससुराल आई थी। ससुराल में कंचन के जेठ जेठानी दिव्या और राजेश और कंचन और उसका पति अर्जुन थे। कंचन का जेठ राजेश भी नौकरी करता था और कंचन का पति अर्जुन भी नौकरी करता था। दोनों ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। कुल मिलाकर एक छोटा परिवार था। सास ससुर गुजर चुके थे। देवर अर्जुन की शादी दिव्या और राजेश ने ही की थी। कंचन जब ब्याह कर आई थी तभी उसके मायके वालों ने उसे सिखा दिया था कि देख, तेरे सास ससुर तो है नहीं तो सारा कुछ जेठानी ने अपने हाथ में रखा होगा, और क्या पता तेरे पति की सारी तनख्वाह भी वह ले लेती होगी और सारे घर का खर्च तेरा पति ही चलाता होगा। इसलिए तू जाते ही अर्जुन को अपने कब्जे में ले लेना और सारी तनख्वाह तू अपने पास रखना। जब दोनों भाई अलग अलग कमाते खाते हैं तो अपना अपना खर्च चलाए, एक दूसरे के पैसों पर क्यों हक जताना। वैसे भी जब तक शादी नहीं हुई रहती है भाभी देवर के सारे पैसे ले लेती है और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे सीख कंचन को दे रखे थे उसके मायके वालों ने। कंचन ब्याह कर ससुराल आ चुकी थी। उसने देखा कि उसके पति अर्जुन और जेठ राजेश में बहुत अच्छी बनती थी और साथ ही उसकी जेठानी दिव्या की भी अर्जुन से बहुत अच्छी बनती थी और दिव्या कंचन के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। 2-4 दिन बीत जाने के बाद बातों बातों में कंचन ने दिव्या से पूछा, भाभी यह घर का खर्च कैसे चलता है? मम्मी पापा तो हैं नहीं, तो फिर राशन पानी बिजली का बिल वगैरह ये सब कौन देता है? दिव्या को सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने बोला, अब तुम नई नई हो तो तुम्हें बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि अब तक तो मैं अकेली कई सालों से इस घर को चला रही थी, क्योंकि सास ससुर को गुजरे हुए तो सालों हो चुका था और मेरी शादी हुई लगभग 15 साल हो चुके हैं। जब तक सास ससुर थे सारा कुछ सासू माँ देखती थी, मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। लेकिन सासू माँ के गुजर जाने के बाद मैं ही घर में थी तो सब कुछ मुझे अपने हिसाब से संभालना पड़ा, और अब तो मैं ही और तेरे जेठ जी इस घर को चला रहे हैं। अर्जुन की नौकरी तो अभी कुछ दिन पहले ही लगी है, और जो छोटे मोटे सामान होते हैं अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो जो भी घर में होता है तुम्हारे जेठ जी या अर्जुन, मैं उनसे कह देती हूँ, वह ले आते हैं। अब बिजली का बिल वगैरह भी जिसे भी फुर्सत मिलती है वह भर देता है। पिछले 1-2 महीना से, क्योंकि अर्जुन की नौकरी लगे अभी वक्त ही कितना बीता है, और ऐसा कोई खास बड़ा परिवार तो है नहीं, पर अर्जुन की नौकरी से पहले सब कुछ तुम्हारे जेठ जी ही देख रहे थे, इसलिए सब कुछ आज तक ऐसे ही चल रहा है। यह सब सुनकर कंचन को यही लगा कि दिव्या सारी बातें झूठ बोल रही है और सारे घर के खर्च वह अर्जुन से ही निकलवाती होगी, और अब उनके सामने सियानी बन रही है। उसकी मम्मी और बाकी मायके वाले सही बोल रहे थे, दिव्या अपना 1 रुपया खर्च नहीं करती होगी और सारा खर्च उसके पति अर्जुन से करवाती होगी। कंचन ने सोचा अब उसे थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी तो कोई सेविंग ही नहीं होगी, क्योंकि देवर को भाभी ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करा हुआ है। कंचन ने उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन दिव्या ने अपने देवर अर्जुन से कहा, देवर जी घर में बेसन नहीं है और आपको पकोड़े खाने हैं तो जाकर जल्दी से बेसन लेकर आइए, और हाँ तेल भी लेते आइएगा, वह भी ख़त्म होने को है। अर्जुन तुरंत ही बाजार जाकर बेसन और तेल लेकर आ गया। कंचन को लगा कि बेसन और तेल मेरे पति ने लाया और पकोड़े सब खाएंगे, और उसे बहुत बुरा लग रहा था। छोटी छोटी बातों पर कंचन ध्यान देने लगी थी। ऐसे ही एक दिन अर्जुन ऑफिस से लौटते वक्त जलेबियाँ लेकर आया। अर्जुन ने काफ़ी जलेबियाँ लाई थी, पर कंचन को लगा कि हम तो सिर्फ 2 लोग हैं और अर्जुन ने इतनी जलेबियाँ लाई है, हम 2 लोग खाएंगे और भाभी 4 लोग हैं, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हैं। यह तो ठीक बात नहीं, मेरा पति ही सारा खर्च करता है। और कंचन ने आधी जलेबियाँ निकालकर अपने कमरे में चुपचाप रख ली और बाकी जलेबियों को किचन में रख दिया। और दिव्या जब किचन में गई और जलेबियाँ को देखा और उसे लगा अर्जुन इतनी कम जलेबियाँ तो कभी नहीं लाता, आज जलेबियाँ कुछ कम ही है। दिव्या के दोनों बच्चों को जलेबियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन कम जलेबियाँ होने की वजह से दिव्या ने थोड़ी थोड़ी जलेबियाँ बच्चों को दी और बाकी भी बांट दी। बच्चे हल्ला कर रहे थे, इतनी कम जलेबी चाचा लेकर आए। तो कंचन ने मजाक मजाक में बोल दिया, तो पापा को फ़ोन कर दो, पापा और जलेबियाँ लेकर आ जाएंगे। ज़रूरी है कि चाचा जलेबी लेकर आए तभी जलेबियाँ खाई जाए। दिव्या को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने बच्चों को डांटा कि जितनी जलेबियाँ है उसे चुपचाप खाओ, हो सकता है जलेबियाँ ना मिली हो इसलिए चाचा ने कम जलेबियाँ लाई हो।
इस तरह से यह बात वहीं पर ख़त्म कर दी दिव्या ने, क्योंकि वह बवाल नहीं करना चाहती थी। लेकिन अर्जुन को भी यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आज तक उसके घर में इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। बाद में मौका पाकर कंचन ने अपने कमरे में छुपाई गई जलेबी चुपचाप खा ली। कंचन को लगता था घर के सारे खर्चे उसका पति अर्जुन करता है और जेठ जी कुछ भी खर्च नहीं करते, बल्कि दिव्या अपने सारे पैसे बचा लेती है। और कंचन हिसाब लगाने लगी कि अब तक दिव्या ने उसके पति के कितने पैसे मार लिए होंगे और मोटी रकम जमा कर ली होगी। महीने के अंत में जैसे ही बिजली का बिल आया, कंचन ने तुरंत जेठ जी राजेश को बिल थमाते हुए बोला, भैया यह बिजली का बिल आया हुआ है, आप इसे भर दीजिएगा। दिव्या को बहुत हैरानी हुई कि इतनी जल्दी क्या थी, और उसे समझ में आ रहा था कि कंचन को लगता है सारा कुछ उसका पति अर्जुन ही खर्च करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कंचन को कुछ भी पता नहीं था कि कौन क्या खर्चा करता है। अभी कंचन की शादी हुई को 1-2 महीने ही हुए थे, इसलिए दिव्या कुछ बोलना नहीं चाहती थी। अगर वह कुछ बोलती तो लोग सोचते कि देखो इतने दिनों से साथ चल रहा था। देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई, इसलिए दिव्या चुप हो जाती थी। कंचन को लगता था उसका पति अपने भाई राजेश से बहुत ज़्यादा कमाता है और जेठ जी की कोई खास आमदनी नहीं है, इसलिए दिव्या अपना सारा खर्चा अर्जुन से निकलवाती रहती है। पता नहीं कंचन को यह क्यों लगता था। कंचन अर्जुन के हर खर्चे पर अपनी नज़र रखती और कोशिश करती कि अर्जुन कम से कम खर्च करे। दिव्या यह सब कुछ काफ़ी दिनों से देख रही थी और वह घर में कोई बवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था और वह इस प्रेम को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। कंचन के जेठ जी राजेश बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के थे और उन्हें बहुत ज़्यादा दिखावा करना पसंद नहीं था। वह बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही प्यार और अपनापन ढूंढते थे और कभी कोई बड़ा दिखावा नहीं करते थे। इसलिए कंचन को लगता था कि उसके जेठ जी की कुछ खास आमदनी ही नहीं है। जैसे कि करवा चौथ के त्यौहार पर अर्जुन कंचन के लिए एक महंगा मंगलसूत्र लेकर आया था और जेठ जी एक गजरा दिव्या को पहना रहे थे, जिसे देखकर कंचन इतरा रही थी कि देखो मेरी किस्मत, मेरा पति मुझे सोने का मंगलसूत्र पहना रहा है और तुम्हारा पति एक गजरा, क्योंकि तुम्हारे पति की हैसियत नहीं है तुम्हें मंगलसूत्र देने की। ऐसा मन ही मन कंचन सोच रही थी। ऐसे ही एक बार कंचन के जन्मदिन पर कंचन और अर्जुन बाहर खाना खाने गए। कंचन को लगता था दिव्या और राजेश कभी भी बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि राजेश बहुत सरल स्वभाव का था और दिव्या को भी यह सब कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था। इसलिए सच में उन लोगों का बाहर जाना बहुत कम था और वैसे भी उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे। यह सब कुछ शुरू में अच्छा लगता है, बाद में समय के साथ साथ यह सब कुछ कम होने लगता है। लेकिन कंचन को यह सब कुछ नहीं पता था कि दिव्या भी अपनी शादी के कुछ सालों तक इसी तरह का जीवन जीती थी, पर समय के साथ परिवर्तन आना लाजमी है। इसलिए अब दिव्या और उसके पति बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे। दिव्या के जन्मदिन पर जेठ जी कुछ भी लेकर नहीं आए थे, बस मोतीचूर के लड्डू लाए थे, क्योंकि दिव्या को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। कंचन को लगता था जब औकात ही नहीं है तो जेठ जी दे ही क्या सकते हैं, इसलिए कंचन अर्जुन को और बांध कर रखती थी कि कहीं अर्जुन अपना पैसा अपनी भाभी और भाई के ऊपर खर्च ना करता रहे। कंचन हद से ज़्यादा बदतमीज होती जा रही थी और दिव्या की भी बर्दाश्त की सीमा ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि हर किसी का एक आत्मसम्मान होता है और कोई भी अपना आत्मसम्मान किनारे करके रिश्ते नहीं निभा सकता। अपनी शादी की सालगिरह पर अर्जुन ने कंचन को बहुत सुंदर सोने का हार और साड़ी लाकर दी। अर्जुन एक जैसी 2 साड़ियाँ लाया था और एक उसने अपनी भाभी दिव्या को दी। कंचन ने इतराते हुए बोला, लो भाभी, आप भी महंगी साड़ी पहन लो अपने देवर की तरफ से, क्योंकि भैया तो आपको कुछ देने वाले हैं नहीं, उनकी हैसियत तो है नहीं आपको महंगे तोहफे देने की। कोई बात नहीं, आपके देवर की हैसियत तो है। देखिए जैसी साड़ी अपनी पत्नी के लिए लाए हैं वैसी ही साड़ी भाभी के लिए भी लाए हैं। वैसे भी इतनी महंगी साड़ी भैया आपको कहाँ दिलवाने वाले, उनका बजट नहीं होता होगा ना। अपने पति के लिए कंचन के मुंह से इतनी छोटी बातें सुनकर दिव्या का खून खोल गया। अर्जुन भी हैरान हो गया कि यह कंचन भाभी से कैसी बातें कर रही है। उधर राजेश ने भी कंचन की यह सारी बातें सुन ली थी और उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति को भी गुस्सा आ रहा था। कंचन की कटीली बातों से अर्जुन बहुत जोर से कंचन से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से ऐसी बातें करने की और भैया के बारे में इतनी गलत बात करने की? समझ क्या रखा है तुमने?
कंचन ने भी जोश में बोला, हाँ हाँ, भाभी ने तुम्हें अपने पल्लू से जो बांध रखा है तो तुम भाभी की साइड तो लोगे ही। वैसे भी इतने सालों से पूरे घर का खर्चा तो तुम ही चला रहे हो, भाभी का सारा परिवार तो तुम ही देख रहे हो, तो तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें इतनी आसानी से तो छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि खुद की तो कोई कमाई है नहीं और भाई की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं यह सब नहीं होने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमारी भी ज़रूरतें बढ़ेंगी और तुम अपना सब कुछ अपने भाई भाभी और उनके बच्चों पर लुटाते रहोगे तो मेरे पास क्या बचेगा। तो तुम कान खोल कर सुन लो और आप लोग भी सुन लीजिए, हम इस घर में नहीं रहेंगे और तुम तुरंत कोई नया घर लेने का इंतजाम करो। इतना पैसा तो तुम कमाते हो ही कि एक घर ले ही सकते हो। भले ही तुम्हारी भाई ना कमाते हो तो यह घर हम उन्हें दे देंगे दान में, क्योंकि उनकी औकात तो है नहीं कि वह घर ले सके। तो माँ बाप का घर रख ले, हमें नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं उनके साथ रहकर अपना और नुकसान नहीं करना चाहती। कंचन पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी बिना कुछ जाने। अर्जुन और राजेश तो हैरान हो गए कंचन की बातें सुनकर कि कितनी गंदी बातें कर रही है कंचन। राजेश को तो समझ में नहीं आ रहा था कि कंचन उसके बारे में इतनी घटिया बातें बोल सकती है, और अर्जुन तो शर्मिंदगी से नज़र नहीं उठा पा रहा था कि उसकी पत्नी इतनी गंदी बातें उसके बड़े भाई भाभी के लिए बोल रही है। लेकिन दिव्या की आंखों में अंगारे उतर आए थे और आज वह कंचन का सारा गुमान उतारने वाली थी। उसने बहुत जोर से दहाड़ा, कंचन अपनी जुबान पर लगाम दो, नहीं तो जुबान काट दूंगी। समझ क्या रखा है तुमने खुद को? जब से इस घर में आई हो अपना हुक्म चला रही हो। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हारी जेठानी लगती हूँ। और किस गुमान में जी रही हो तुम कि तुम्हारा पति बहुत ज़्यादा कमाता है और मेरा पति कुछ नहीं कमाता? दिमाग है तुम्हारे पास? क्या दिखावा करने से ही सब कुछ होता है? 1 साल हुआ है तुम्हारी शादी को और मेरी शादी को लगभग 16 साल होने को है। तो क्या हम शादी के 16 साल बाद भी यह सब छोटे छोटे गिफ्ट वगैरह देकर एक दूसरे को अपना प्यार साबित करते रहे? यह सब शादी के 1-2 सालों तक ठीक लगता है, उसके बाद परिवार बढ़ता है और यह सब चीज़ें बंद हो जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि अगला कमा नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जेठ जी दिखावा नहीं करते? करवा चौथ पर मुझे सिर्फ गजरा पहनाते हैं, मेरे जन्मदिन पर सिर्फ मोतीचूर के लड्डू लाते हैं, तो तुम्हारे जेठ जी कमाते नहीं हैं? बहुत गलत फहमी में जी रही हो तुम। शायद तुम्हें पता नहीं, अपने पति से एक बार पूछ कर देखो कि मेरे पति और तुम्हारे पति की तनख्वाह में कितना फ़र्क है। कंचन ने अर्जुन की तरफ देखा, क्योंकि वह तो अभी भी इसी गुमान में थी कि जेठ जी की तनख्वाह अर्जुन से कम ही होगी। अर्जुन ने बोला, करीब करीब 1 लाख। कंचन ने गर्व से दिव्या की तरफ देखा और बोला, देखा भाभी, जेठ जी की तनख्वाह मेरे पति की तनख्वाह से 1 लाख कम है। अब बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? तब तक अर्जुन ने बोला, पूरी बात तो सुन लो। भाभी ने पूछा था दोनों भाइयों की तनख्वाह में कितना फ़र्क है, तो मैंने 1 लाख का फ़र्क बताया। मैंने ये तो नहीं बोला कि भैया की तनख्वाह मेरी तनख्वाह से 1 लाख कम है। हमारी सैलरी में 1 लाख का फ़र्क है, लेकिन मेरी तनख्वाह भैया की तनख्वाह से 1 लाख कम है। अब तो कंचन को जोर का झटका लग गया और वह बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी तनख्वाह जेठ जी की तनख्वाह से कम है? यह कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अर्जुन ने बोला, मैं अभी बस इंजीनियर हूँ और भैया से बहुत नीचे की पोस्ट पर काम करता हूँ। मेरे भैया कंपनी में काम करते हैं, वहाँ मैनेजर बन चुके हैं, वह भी सीनियर मैनेजर। मैं तो अंदाजे से बोल रहा हूँ, उससे भी अधिक हो सकती है भैया की तनख्वाह। अर्जुन राजेश की तरफ देखने लगा। राजेश ने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे दिखावा पसंद नहीं था, लेकिन वह बस यह बोलकर चला गया कि अर्जुन सही बोल रहा है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। तुम चाहो तो गूगल पर सर्च कर लो कि एक एमएनसी में एक सीनियर मैनेजर की तनख्वाह कितनी होती है, वह भी एक जानी मानी प्रतिष्ठित कंपनी में। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मुझे दिखावा पसंद नहीं, कहकर राजेश अपने ऑफिस चला गया। कंचन को तो जोर का झटका लग ही चुका था, लेकिन दिव्या आज कंचन को उसकी एक एक बात का जवाब देना चाहती थी और वह कंचन का हाथ पकड़कर खींचकर अपने रूम में ले गई और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हें तोहफे देता है और तुम्हारे ऊपर खर्च करता है? क्योंकि वह दिखा दिखा कर देता है, क्योंकि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं और तुम्हें क्या लगता है मेरा पति कोई बेरोजगार है या मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया होगा या अब नहीं देगा?
तोहफा देने के लिए कोई खास दिन नहीं होता। मुझे जब दिल करता है मैं खरीद लेती हूँ और तुम्हारा सच्चाई से सामना करवाती हूँ। दिव्या ने अपनी अलमारी का लॉकर खोल दिया और एक एक करके अपने जेवर कंचन को दिखाने लगी और बोली, यह देखो, और यह जितने जेवर है ना, इतने जेवर लेने में तुम्हें भी कम से कम 15 साल लगेंगे, तब तुम मेरी बराबरी कर पाओगी। लेकिन नहीं, तब भी तुम मेरी बराबर नहीं कर पाओगी, क्योंकि तब तक तो मैं 15 साल और आगे निकल चुकी रहूँगी। फिर तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में 15 साल और लगेंगे। और तुम्हारा घमंड का क्या होगा, जरा सोचो। दिव्या के जेवर देखकर कंचन का दिमाग घूम गया। कंचन के पास उसके चौथाई जेवर भी नहीं थे। दिव्या ने बोला, यह तो बस मेरे वह जेवर है जो तुम्हारे जेठ जी ने मुझे दिए हैं। शादी में मुझे मायके से जो जेवर मिले हैं वह मैं तुम्हें दिखाना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वह तुम्हारे जेठ जी ने मुझे नहीं दिए, बल्कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिए हैं। और अब यह देखो, कहकर दिव्या ने अपनी दूसरी अलमारी खोल दी। दिव्या की दूसरी अलमारी महंगी साड़ियों से भरी हुई थी। एक से एक महंगी साड़ियाँ थी दिव्या के पास, जिन्हें कंचन देखती रह गई। दिव्या ने बोला, क्यों, मेरा गरीब पति यह सब तो नहीं दे सकता ना? तो कहाँ से भरी हुई है यह? और इनमें से आधी से ज़्यादा तुम्हारी शादी के बाद मैंने खरीदी है। लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा दिखावा करने की आदत नहीं, इसलिए मैंने इन्हें तुम्हें कभी दिखाया नहीं। इनमें से यह जो 4 साड़ियाँ देख रही हो ना, यह सब 8,000 से ऊपर की साड़ियाँ हैं। और ये जो नई वाली साड़ी देख रही हो ना, जिसे अभी तक मैंने पहनी भी नहीं, 20,000 की साड़ी है और मैंने परसों ही ली है। पर मैं तुम्हारी तरह हर चीज़ दिखाकर नहीं करती, बस पसंद आई तो ले ली, कभी मौका होगा तो पहन लूँगी। तुम्हारी तरह दिखावा मुझे पसंद नहीं कि देखो कंचन, 20,000 की साड़ी लेकर आई हूँ। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात और बता दूँ, तुम्हारे यह गरीब जेठ जी ना, पता है अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाते हैं? इस शहर के सबसे महंगे इंटरनेशनल स्कूल में। अभी तुम्हारे बच्चे तो हुए नहीं हैं, तो बच्चों की फ़ीस का अंदाज़ा तो तुम्हें होगा नहीं, खास करके इंटरनेशनल स्कूल की फ़ीस का। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मेरे एक बच्चे की फ़ीस 30 से 35,000 रुपये महीने जाती है। अब इसी से तुम अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे जेठ जी कितने गरीब हैं। बच्चों की फ़ीस सुनकर कंचन का मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर दिव्या ने बोला, हाँ, और तुम क्या कह रही थी? जेठ जी की घर लेने की औकात नहीं, इसलिए तुम यह घर हमें दान में दे दोगी? किस गुमान में जी रही हो तुम? तुम्हें कुछ पता भी है? नहीं पता है ना, तो अपने पति से जाकर पूछो। लेकिन कुछ बोलने से पहले जरा दिमाग लगा लिया करो। मैं आज तक तुमसे अलग नहीं हुई, यह सोचकर कि लोग कहेंगे कि देखो, देवरानी के आते ही जेठानी अलग हो गई। लेकिन अगर अलग हो गई होती ना, तो मैं इस घर से नहीं जाती, बल्कि तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। तुम यह घर मुझे दान में क्या दोगी? यह घर मेरा खुद का है, जिसमें तुम रहती हो। तुम्हें कुछ पता भी है, यह घर तुम्हारे जेठ जी ने खरीदा है, वह भी अपने पैसों से, और यह घर मेरे नाम पर है। कंचन हैरान हो गई और अर्जुन की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने बोला, हाँ, यह भाभी का घर है, पर हम शुरू से यहाँ रह रहे हैं। भाभी ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि यह घर उनका है, बल्कि जब तक साथ रह सकेंगे रहेंगे। उसके बाद परिवार बढ़ेगा तो अलग तो होना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे बीच प्यार मोहब्बत ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आज तुमने जो हरकत की, अब तो हमें आज ही इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा, और तुम्हारी वजह से हमारे बीच का प्यार मोहब्बत भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। कंचन हैरान थी तो दिव्या ने बोला, क्यों, होश उड़ गए ना कि जिस बड़े आलीशान घर में तुम रहती हो और जो तुम हमें ही दान में देने की बात कर रही हो, यह मेरा खुद का खरीदा हुआ घर है और मैंने तुम पर एहसान किया है इस घर में रखकर। तो कल ही मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दिनों से तुम्हारी मनमानी सह रही हूँ। और कंचन अभी भी हैरान थी और बोली, यह घर आपका कैसे हो सकता है? आपने बेईमानी से अपने नाम करवा लिया होगा। यह घर तो हमारे ससुर जी का था, उन्होंने ही बनवाया था। मेरी शादी तय होते वक्त जिन्होंने शादी तय करवाई थी, उन्होंने बताया था कि तुम्हारे ससुर जी ने बहुत बड़ा घर अपनी कमाई से बनवाया है, जिसमें दोनों भाई रहते हैं। यह बात मुझे अच्छे से पता है। तब अर्जुन बोल पड़ा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। यह घर पापा का था, लेकिन छोटी वाली बहन की शादी के समय पापा के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उनका बिजनेस पूरी तरह डूब गया था और बहन की शादी करनी जरूरी थी। इसलिए यह घर उन्होंने बेच दिया था और हम लोग किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे। उस वक्त भैया की नई नई नौकरी लगी थी। यह घर भैया के दोस्त के पापा ने ही खरीदा था।
भैया ने उनसे बोला था कि अंकल, आप इस घर को किसी और को मत बेचिएगा, मैं पैसे जमा करके आपसे खरीद लूँगा, क्योंकि यह हमारा घर है, हमारा बचपन इसी में बीता है। तो इस घर को हमें तो वापस लेना ही है, बस हमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। और यह बात कोई बाहरी आदमी नहीं जानता था, सिर्फ घर के लोग जानते थे। इसलिए उस आदमी को यह सब कुछ नहीं पता था जिसने हमारी शादी तय करवाई थी। पर मुझे तो पता है ना, और तुम्हारे ननंद को भी पता है, जाकर अपनी ननंद से पूछ लो। उस वक्त मैं तो पढ़ाई ही कर रहा था और बहुत छोटा था। मेरी पढ़ाई का खर्च भी भैया उठा रहे थे, क्योंकि पापा के पास तो कोई पैसे बचे ही नहीं थे, सारा बिजनेस डूब गया था। भैया ने दिन रात मेहनत की थी और लोन भी लिया था, और इस घर को भैया ने खरीद लिया था। लेकिन मम्मी पापा का ही कहना था कि भैया ने अपनी मेहनत के पैसों से उस घर को खरीदा है। पापा का 1 रुपया भी घर में नहीं लगा था, इसलिए मम्मी पापा ने ही कहा था कि घर दिव्या भाभी के नाम पर खरीदो, क्योंकि तुम्हारा पैसा लगा है, लोन भी तुम चुकाओगे, तो यह घर भी तुम्हारा होना चाहिए। कल को अर्जुन भी बड़ा होकर नौकरी करेगा तो अपने लिए घर खरीद लेगा। जिसका जो हक है उसे मिलना ही चाहिए। और यह सब कुछ मेरे सामने की बात है, इसमें कोई भी बेईमानी नहीं है, और यह बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन तुम्हें तो बस बकवास करने की आदत है। देख लिया अपने बकवास का नतीजा। अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं भैया किस पोस्ट पर काम करते हैं? उनके बारे में भी तुमने यह सोच लिया कि उनकी कुछ खास कमाई नहीं है। उनकी कमाई तक पहुंचने में मुझे सालों लगेंगे, समझी? कंचन के पास दिव्या और अर्जुन के बातों का कोई जवाब नहीं था। वह अपने ही कई बातों में फंस चुकी थी, और दिव्या के जेवर और साड़ियाँ देखकर तो उसका दिमाग चकरा गया था। ऊपर से जब से उसे यह पता चला कि यह घर दिव्या का है, तब से तो कंचन को काटो तो खून नहीं वाला हाल हो गया था। कंचन के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन दिव्या अब चुप रहने वाली नहीं थी। काफ़ी दिनों से वह कंचन की बदतमीजी बर्दाश्त कर रही थी, और अब तो कंचन ने हद ही कर दी। उसके पति राजेश को ही उल्टी सीधी बातें सुना दी, जो कि दिव्या किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। इसलिए दिव्या ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि एक दूसरे का साथ निभाना पड़ता है। मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। कंचन जो भी है, जैसी भी है, तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हें हर हाल में कंचन का साथ देना ही है। तो तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, या अपने लिए घर खरीद लो, या किराए पर ले लो, मुझे नहीं पता। लेकिन अब एक छत के नीचे हमारा गुजारा संभव नहीं है। मैंने तो यही चाहा था कि जब तक हो सकेगा हम एक साथ रहेंगे। भले ही तुम अपना घर ले लो, पर हम साथ में रहेंगे जब तक हमारा साथ में रहना संभव हो पाएगा। लेकिन कंचन ने अब ऐसा माहौल कर दिया, इतनी गंदगी फैला दी, अब मैं एक साथ रहने का सोच भी नहीं सकती, कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, क्या दिव्या ने सही किया या गलत? प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।